दोस्तों नमस्कार। दोस्तों महाभारत में बहुत से कैरेक्टर थे। उसमें से दो कैरेक्टर सबसे फेमस थे जो हम सबको मालूम है। एक थे धृतराष्ट्र और दूसरे थे संजय। धृतराष्ट्र जैसे कि हमको मालूम है राजा थे, लेकिन वो अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। और दूसरे थे संजय। संजय को दूरदृष्टि थी, तो जब भी कौरव और पांडव इनके बीच में युद्ध चालू हुआ तभी धृतराष्ट्र को ये जानने की बहुत मनीषा थी। उसको बहुत इच्छा थी कि युद्ध भूमि पे कुरुक्षेत्र पे क्या हो रहा है, लेकिन वो तो अंधा था, उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, तो वो खुद वहाँ पे जा नहीं सकता था। तो वो डिपेंडेंट था संजय पे। संजय पे क्यों? क्योंकि संजय के पास दूरदृष्टि थी। संजय जो है उसके पास ऐसी दृष्टि थी कि वो एक जगह पे बैठ के दूसरे जगह पे क्या हो रहा है वो देख सकता था, आगे क्या होने वाला है वो देख सकता था। तो संजय जो है वो अपने राजा को, मतलब धृतराष्ट्र को, युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें बता रहा था। लेकिन दोस्तों धृतराष्ट्र की पोजीशन देखिए। धृतराष्ट्र को खुद को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और धृतराष्ट्र डिपेंडेंट है, जो संजय उसको बताएगा उसके ऊपर। संजय जो बताएगा उसके ऊपर धृतराष्ट्र विल फॉर्म हिज ओन ओपिनियन, मतलब उसको जो समझेगा उसके हिसाब से वो अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा और उसके हिसाब से अपने डिसीजंस लेगा। तो दोस्तों शेयर मार्केट का भी ऐसा ही है। अगर शेयर मार्केट में हम लोग धृतराष्ट्र बन के काम करेंगे तो नहीं चलने वाला है। शेयर मार्केट में संजय बन के काम करना चाहिए। आगे क्या होने वाला है, यहाँ पे अपने जगह पे बैठ के पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, या बाकी के अपने ही विद इन इंडिया ऑल्सो अपने बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में धृतराष्ट्र और संजय का एग्जाम्पल ही क्यों? उसका एक रीज़न है। आज मैंने दोपहर को 1:30 बजे जी बिजनेस पे मॉर्गन स्टैनले इंडिया के जो एमडी है श्री रिधम देसाई साहब, उनका इंटरव्यू देखा जी बिजनेस में। अपने अनिल सिंघवी जी ने उनका इंटरव्यू लिया। वो इंटरव्यू दोस्तों देखने के बाद और सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि देसाई साहब जो है वो हम सबको, मतलब इंडिया के इन्वेस्टर्स हो या फॉरेन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स हो, उनको धृतराष्ट्र बनने से बचा रहे हैं। वो खुद संजय बन के हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी संजय बनो और आगे क्या होने वाला है 10 साल में, इंडिया को वो कहाँ पे देखते हैं, भारत को वो कहाँ पे देखते हैं, ये बताने की वो कोशिश कर रहे थे। मॉर्गन स्टैनले ने एक इंडिया के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की है, 150 पेज की वो रिपोर्ट्स है। वो रिपोर्ट के बेसिस पे अनिल सिंघवी जी ने ये इंटरव्यू लिया। आधे घंटे का इंटरव्यू है। वो इंटरव्यू मैंने 2-3 बार देखा, समझा, मेरे लिए समझा कि मुझे आगे 10 साल में क्या करना है। चलो 10 साल छोड़ दो, मुझे 5 साल में क्या करना है। और मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए और जैसे ही वो पॉइंट्स बनाए मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अरे मैं तो संजय बन गया। अगर मैं संजय बन गया तो मेरे सब्सक्राइबर को भी मुझे संजय बनाना चाहिए। तो जिसने भी ये इंटरव्यू नहीं देखा है उनके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं और वही पॉइंट्स के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। दोस्तों इसमें मेरा इंटेलिजेंस कुछ नहीं है। जो भी इंटरव्यू में बातें हुई, मैं अभी आगे 15 मिनट में जो भी बात करूँगा वो सब वो इंटरव्यू का पोर्शन है। लेकिन दोस्तों एंड में मैं मेरा नॉलेज यूज़ करके मैं क्या करने वाला हूँ आगे के 5 से 10 साल के लिए, अपने कंक्लूजन्स में मैं उसको इंक्लूड करूँगा। दैट वुड बी बेस्ड ऑन माय टेक ऑन द इंटरव्यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A, और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट में ऐसा उन्होंने लिखा है कि आगे के 10 साल जो है वो इंडिया के लिए कुड बी अ गोल्डन पीरियड। नाउ दिस इज़ द सेकंड टाइम कि मॉर्गन स्टैनले ने एक रिपोर्ट इंडिया के ऊपर पब्लिश की है। पहले रिपोर्ट उन्होंने किया था 2014 में, जब भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट आया था तभी उनका रिपोर्ट का नाम था नेक्स्ट इंडिया। तभी मॉर्गन स्टैनले इंडिया की तरफ देखता था नेक्स्ट इंडिया करके, मतलब अगला भारत। लेकिन अभी जो रिपोर्ट पब्लिश किया है, एज पर दैट रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनले को ऐसा लगता है कि नाउ फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया टू चेंज द गियर, एंड फ्रॉम नेक्स्ट इंडिया नाउ दे आर सीइंग इंडिया, वो भारत की तरफ अगला भारत करके देख रहे हैं, मतलब न्यू इंडिया करके देख रहे हैं, मतलब अ ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया करके देख रहे हैं। मतलब जो पहले था और जो अभी है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स अ कंप्लीट चेंज इन अ शॉर्ट पीरियड।
तो वो इंडिया की तरफ ऐसे ट्रांसफॉर्म मतलब न्यू इंडिया की जैसे देख रहे हैं। उसके रीजंस क्या है एज पर मॉर्गन स्टैनले? बिकॉज मॉर्गन स्टैनले एक इंडिया का और नॉट ओनली इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो मॉर्गन स्टैनले जो कहता है उसको कुछ वेटेज है, उसको कुछ वैल्यू है, उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो मॉर्गन स्टैनले को ऐसा लगता है दोस्तों, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इंडिया इज़ नाउ ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे है। जिसका भी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, मालूम है वो बिल्डिंग हो या और भी कुछ हो, जिसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग उसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग। तो ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से दोस्तों अगले 10, 20, 30 साल इंडिया के लिए अच्छे रहने वाले हैं। इंडिया के लिए अच्छे रहने वाले हैं मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अच्छे रहने वाले हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन के हिसाब से भी अच्छे रहने वाले हैं, और स्टॉक मार्केट के हिसाब से भी अच्छे रहने वाले हैं। इसके 4 मेन रीजंस है दोस्तों, जो देसाई साहब ने अपने इंटरव्यू में बताए। एज़ पर हिम दोस्तों, अभी जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का इकोनॉमी है, वो मल्टीपोलर होने वाला है। पहले दोस्तों 2 कंट्रीज़ के ऊपर वर्ल्ड का इकोनॉमी चलता था, एक था चाइना और दूसरा था यूएस। चाइना में लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग होता था और यूएस में उसका कंजम्पशन होता था। तो चाइना वाज अ मैन्युफैक्चरिंग हब एंड यूएस वाज अ कंजम्पशन हब। बट अभी जो मल्टीपोलर जो सिचुएशन आ रहा है उसके वजह से दोस्तों नाउ कंजम्पशन इज़ ऑल्सो मूविंग टू अदर कंट्रीज़, एंड वो अदर कंट्रीज़ में इंडिया जैसे बड़े कंट्रीज़, तो कंजम्पशन जो है वो धीरे धीरे करके यूएस से बाकी के कंट्रीज़ में शिफ्ट हो रहा है एंड मेजरली इनटू इंडिया। वैसे ही दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग भी अभी बिकॉज ऑफ सर्टन जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस चाइना से धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है टू अदर कंट्रीज़, उसमें मेजर इंडिया। इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग बहुत सा चाइना से और बाकी के कंट्रीज से भी शिफ्ट हो रहा है। उसके क्या रीजंस है ये भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। इंडिया में क्यों हो रहा है शिफ्ट? बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। नाउ इंडिया हैज़ कैपेसिटी फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन ऑल्सो। अभी एक थॉट ऐसा भी है कि वियतनाम इज़ ऑल्सो इक्वली गुड, लेकिन दोस्तों वियतनाम का देयर आर ऑल्सो सर्टन लिमिटेशंस। अगर $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई वियतनाम में नहीं कर सकता है, उनको इंडिया में ही करना पड़ेगा, क्योंकि वियतनाम का उतना कैपेसिटी नहीं है। ये कैपेसिटी एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा एग्जांपल है। समझो हम 2 व्हीलर चला रहे हैं तो मैक्सिमम 2 व्हीलर चलेगा 80 के स्पीड से, मैक्सिमम 100 के स्पीड से चलेगा। लेकिन आपके पास अगर BMW है तो वो 200-250 के स्पीड में चलेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटी। तो वियतनाम के पास इतना कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वियतनाम इज जस्ट 1/10 ऑफ इंडिया। इसीलिए वियतनाम में जा के भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब जाने के चांसेस कम है। तो चांसेस कहाँ पे है? तो चांसेस ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होने के चांसेस इंडिया में है अगले 10 साल में। अगर समझो लार्ज स्केल पे आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो वो वियतनाम में नहीं होगा, क्योंकि उतना वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है। अगर वो करना है तो इंडिया जैसे कंट्री में ही होगा। और एक चीज़, इंडिया का जो लेबर कॉस्ट है वो अभी चाइना के लेबर कॉस्ट से बहुत कम है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इंडिया इज़ नाउ वेरी कॉम्पिटिटिव। और एक चीज़ दोस्तों, अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। 20 साल पहले तक दोस्तों एक जोक चलता था कि अगर मुंबई में स्टील लाना हो तो वो स्टील रशिया से लाना ज़्यादा सस्ता था दैन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम झारखंड। झारखंड में अपना सबसे ज़्यादा स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इंडिया का। तो वहाँ से स्टील लाने से ऐसा ऐसा मानना था कि रशिया से स्टील लाना सस्ता है, बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशन एंड बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और बिकॉज ऑफ ऑल्सो टाइम। रशिया से पहले आएगा, झारखंड से बाद में आएगा, क्योंकि 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है बिटवीन झारखंड एंड मुंबई। लेकिन अभी सिचुएशन दोस्तों ऐसा नहीं है। अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैज़ इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली। गति शक्ति इनिशिएटिव जो आया है उसके वजह से देयर इज़ अ गवर्नमेंट पुश behind the logistics sector that goods have to move freely and at a faster speed. फास्टर स्पीड क्यों? क्योंकि उसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा। नेचुरली अगर कोई ट्रक 15 दिन के जगह पे अभी अगर समझो 2 दिन में आता है तो उतना उनको डीजल कम लगने वाला है, उतना उनका ट्रक का यूटिलाइजेशन बढ़ने वाला है, उनका मैन पावर का यूटिलाइजेशन बढ़ने वाला है। तो नेचुरली समझो जो 50,000 रुपया पहले लगता था, नो डाउट अभी फ्यूल का कॉस्ट बढ़ा है, लेकिन वो बढ़े हुए कॉस्ट से भी दोस्तों जो पहले 50,000 लगता था उसके कंपैरिजन में अभी 10-15 हज़ार ही लगेगा।
So that is the beauty of having a good infrastructure and also good logistic systems in the country. अगर logistic systems अच्छा है so definitely that would help to boost the manufacturing. So manufacturing जो first pillar है, because of all these improvements and strong fundamentals and इंडिया का जो अभी कैपेबिलिटी है, इंडिया का जो कैपेसिटी है, उसके वजह से नाउ इंडिया इज़ फुल्ली रेडी टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. अभी दोस्तों एज पर देसाई साहब, दिस इज़ द ओनली पिलर विच वी हैव इम्पोर्टेड. दैट मीन्स बाकी कंट्रीज से हमने कॉपी करके यहाँ पे लिया है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, लॉजिस्टिक सिस्टम हो, रोड कंडीशन हो, ये अच्छे होने चाहिए. तो ये एक खाली चीज़ है जो बाहर से आई है. बाकी जो 3 पिलर्स है दोस्तों, वो अपने इंडिया के खुद के हैं. दोस्तों हमको सरप्राइज़ होगा सुन के, लेकिन देसाई साहब के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने आधार कार्ड जो इंट्रोड्यूस किया है, दैट आधार कार्ड इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर फ्यूचर. इट्स गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन फॉर इंडिया इन द कमिंग ईयर्स. बाकी किसी भी कंट्री में आधार कार्ड जैसा सिस्टम एग्जिस्टेंस में नहीं है. अभी ये आधार कार्ड कैसे हेल्प करने वाला है, ये हम लोग आगे जाके देखेंगे. अभी दोस्तों गवर्नमेंट का पॉलिसी ऐसा है कि जो इंडिया में कंपनीज़ है उनका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए. उनका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए तो कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि इंडिया इज़ कैपिटलिस्टिक कंट्री, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है. अगर कॉरपोरेट सेक्टर का प्रॉफिट बढ़ेगा इंडिया में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, परसेंटेज एंड ऑल्सो एब्सोल्यूट टर्म्स में, देन कॉरपोरेट सेक्टर बिकम्स अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. मतलब जो इन्वेस्टर लोग हैं, अभी अकेला आदमी तो कुछ कर नहीं सकता है, उसको फंडिंग चाहिए. अगर कुछ बड़ा करना है तो फंड्स भी उतने चाहिए. तो जो बाकी के FIIs है या जो इन्वेस्टर लोग हैं बाकी कंट्रीज़ के, अपने कंट्रीज़ के भी है लेकिन बाकी कंट्रीज़ के भी है, जब तक उनको मुनाफा नहीं दिखेगा, साइजेबल मुनाफा और आई वुड से अप्रोप्रिएट मुनाफा, तब तक वो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आगे नहीं आएंगे. तो जैसे कॉरपोरेट सेक्टर का प्रॉफिट बढ़ेगा, वैसे दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा अपने कंट्रीज़ में आने लगेंगे. और ये कॉरपोरेट सेक्टर का प्रॉफिट बढ़ने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग. गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट टैक्स जो 10 साल पहले था और जो अभी है, उसमें गवर्नमेंट हैज़ डन द रिडक्शन सब्सटेंशियली. और दोस्तों ये एक पूरा चेन है. मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे मतलब मोर मनी अवेलेबल विद द पीपल. ज़्यादा मनी अवेलेबल है उसका मतलब मोर कंजम्पशन मीन्स मोर डिमांड. तो मोर डिमांड means again there is a scope for increasing the and building up the manufacturing capacities. ये एक दोस्तों एक चेन है. तो गवर्नमेंट इज गिविंग अ बिग पुश टू मेंटेन एंड टू एक्सटेंड दिस चेन. और हम लोग ये अभी दोस्तों देख भी सकते हैं और महसूस भी कर रहे हैं. अभी Q2 का अपने इंडियन कंपनीज का अर्निंग सीजन इज ऑलरेडी ऑन. तो वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत से कंपनीज का प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है. और उसका रिफ्लेक्शन दोस्तों हमने स्टॉक मार्केट के ऊपर भी देखा है. निफ्टी एंड सेंसेक्स कहाँ से एक महीने में कहाँ तक चला गया, इन स्पाइट ऑफ अनसर्टन ग्लोबल सिचुएशन. अभी दोस्तों बात करते हैं एक्सपोर्ट की, क्योंकि जैसा चाइना एक्सपोर्ट करता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करके, वैसा इंडिया भी व्हेन वी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑन अ लार्ज स्केल तो अपना एक्सपोर्ट भी अच्छा होना चाहिए, अपना एक्सपोर्ट में भी शेयर बढ़ना चाहिए. पिछले 10 साल में दोस्तों जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है, जो ग्लोबल एक्सपोर्ट का मार्केट है, उसमें इंडिया का मार्केट शेयर इज जस्ट 2.2%. लेकिन एज पर मॉर्गन स्टैनले आगे के 10 साल में ये 2.2% से बढ़ के ग्लोबल एक्सपोर्ट में अपना शेयर 4.5% होने वाला है, विच इज़ अ सब्सटेंशियल जंप एंड विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर आवर कंट्री. और दोस्तों जैसे ही ये एक्सपोर्ट बढ़ेगा अपने कंट्रीज़ में पैसा ज़्यादा आने लगेगा. और दोस्तों जैसे ही ये एक्सपोर्ट बढ़ेगा मार्केट के जो डायनामिक्स है वो ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है. दोस्तों देसाई साहब ने एक अच्छा एग्जांपल दिया. अगर कोई गरीब आदमी है और वो अगर कोई चीज़ गरीब आदमी को बेचता है, तो वो गरीब अगर गरीब को बेचेगा तो उसको प्राइस का एडवांटेज नहीं मिलेगा. अगर कोई गरीब अगर कोई अमीर आदमी को कुछ चीज़ बेचेगा तो दोस्तों उसको सब्सटेंशियल अच्छा प्राइस उसमें मिलने के चांसेस रहते हैं. मतलब अगर गरीब से गरीब 10 रुपये में अगर बेचेगा तो वही चीज़ दोस्तों 15 रुपये में वो अमीर आदमी को 15 रुपये में बेच सकता है. एक सिंपल एग्जांपल, हम लोग अगर किसी सिंपल होटल में जाएंगे, वहाँ पे हमको इडली सांभर समझो खाना है, 40-50 रुपये में इडली सांभर मिलेगा. लेकिन वही इडली सांभर अगर हम लोग 5 स्टार होटल में जाएंगे तो कम से कम 300-400 रुपये का रहेगा. So this is the difference from poor to poor
एंड फ्रॉम पुअर टू रिच। इसका और एक अच्छा एग्जांपल दिया देसाई साहब ने इंटरव्यू में। जयपुर का समझो कोई कारपेट मैन्युफैक्चरर है, तो अभी तक दोस्तों वो कारपेट किसको बेच सकता था? जो भी उसके पास वॉक इन कस्टमर्स जाएंगे, जो भी उसके पास शॉप में जाएंगे, उनको वो कारपेट बेचता था। और उसके वजह से उसके कस्टमर्स लिमिटेड थे, तो उसको अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी ई कॉमर्स आ गया, अभी फेस टू फेस सेल्स जो है वो कम है, ई कॉमर्स से सेल ज़्यादा है। तो विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स नाउ ही इज़ ऑल्सो एबल टू सेल हिज कारपेट टू अ कस्टमर इन यूएस एट 5 टाइम्स मोर द प्राइस। मतलब समझो यहाँ पे वो 5,000 का बेचता है, तो वही कारपेट अब नाउ ही इज़ एबल टू सेल टू हिज यूएस कस्टमर वाया ई कॉमर्स फॉर 25,000। दोस्तों कितना क्वांटम जंप है देखो प्राइसिंग में। और ये जो प्राइसिंग है, दैट मीन्स मोर मनी नाउ वुड बी अवेलेबल with such sellers, which is going to help them to strengthen their position and which is also going to boost the consumption। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखने जैसी है कि मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा उसके वजह से, और उसके वजह से दोस्तों कंजम्पशन भी बूस्ट होगा। कंजम्पशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन अ लाइटर नोट, देसाई साहब ने अच्छा एग्जाम्पल दिया। ये जो एक्सपोर्ट का भी बात निकला कारपेट का, तो उन्होंने बोला कि पिछले 200 साल में ये सब कंट्रीज़ ने इंडिया से पैसा निकाल के अपने कंट्रीज़ में लेके गए, लेकिन नाउ इट इज़ टाइम टू गेट दैट मनी बैक। अपना ही पैसा है, उनको माल बेच के अपना ही पैसा अभी अपने कंट्री में वापस लाना है। ये एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगा। उन्होंने और एक पॉइंट मेंशन किया, सर्विस इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो नाउ शिफ्टिंग टू इंडिया। क्यों इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं दोस्तों? क्योंकि कोविड के टाइम किसी को इसके ऊपर ये भरोसा नहीं हुआ कि घर में बैठ के भी काम हो सकता है, और सर्विस इंडस्ट्री में तो हो ही सकता है। तो अगर घर में बैठ के ही काम करना है, तो फ्लोरिडा में बैठ के काम करने से अच्छा है कि मुंबई में बैठ के काम करें, क्योंकि फ्लोरिडा का जो सैलरी है दैट इज़ 10 टाइम्स हायर देन द सैलरी बीइंग पेड इन मुंबई। तो कॉस्ट वाइज दोस्तों अपने कंट्री में काम शिफ्ट करना सर्विस इंडस्ट्री का इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर आवर ओन पीपल एंड ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द कंपनी हु इज़ प्लानिंग टू शिफ्ट द वर्क टू इंडिया। दोस्तों बाकी के कंट्रीज़ में और अपने कंट्री में ये डिफरेंस है कि अपना होम मार्केट जो है, अपना डोमेस्टिक मार्केट जो है, अपना खुद का मार्केट जो है, वो भी बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और पड़ा रहेगा, कंजम्पशन होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, कंजम्पशन भी होगा गोइंग फॉरवर्ड, और एक्सपोर्ट भी होगा। सो दैट इज़ वाई मॉर्गन स्टैनले इज़ वेरी बुलिश ऑन इंडिया फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स टू 30 ईयर्स। अभी तीसरा चीज़ दोस्तों देसाई साहब ने बोला इंटरव्यू में, एनर्जी सेक्टर। एज पर हिम देर आर गोइंग टू बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द एनर्जी सेक्टर। जैसे जैसे एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा, वैसे वैसे दोस्तों इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। एज पर हिम मोर द एनर्जी बेटर इज़ द इकोनॉमी। उसका रीज़न ये है कि पिछले 10 साल में बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ रीच्ड टू द लास्ट विलेज ऑफ आवर कंट्री। अभी मैक्सिमम गांव में इलेक्ट्रिसिटी है, ऑलमोस्ट 6 लाख के ऊपर ऐसे गांव है जहां पे अभी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया है। और जैसे हमने पहले बात की, एंटायर इकोनॉमी रन्स ऑन एनर्जी। इफ़ नो एनर्जी, इफ़ नो इलेक्ट्रिसिटी पावर, दैट मीन्स नो मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। तो जितना इलेक्ट्रिसिटी, जितना एनर्जी ज़्यादा है, उतना मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा होगा। उन्होंने दोस्तों आई ओपनर जैसा एक एग्जाम्पल लिया। इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो 800 वाट पर पर्सन पर डे है। अभी 800 वाट का मतलब ये है, हम 100 वाट का बल्ब लगाते हैं या 25 वाट की ट्यूबलाइट लगाते हैं, तो दैट मीन्स दैट ट्यूब और दैट बल्ब कंज्यूम्स दैट मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इंडिया का जो अभी एवरेज है सब मिला के, मतलब आदमी ने खाना खाया, आदमी ने गीज़र लगाया, आदमी ने बस में ट्रैवल किया, ये सब मिला के जो कंजम्पशन है इंडिया का, दैट इज़ 800 वाट्स पर डे पर पर्सन। वही दोस्तों यूएस का जो है वो 9000 वाट्स है। कितना डिफरेंस है देखो, 800 कहाँ और 9000 वाट्स कहाँ। लेकिन दोस्तों अभी जो अपने कंट्री में इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी जितना अवेलेबल है, तो ये जो अभी 800-900 यूनिट का कंजम्पशन है वो बढ़ के आगे के 10 साल में 1500 वाट तक जाने का चांस है। और ये जो ऑलमोस्ट डबल होने वाला है दोस्तों, इसका पॉजिटिव साइड पे अच्छा इफेक्ट अपने इकोनॉमी पे भी होगा, ऐसे देसाई साहब को लगता है। और उनको ये भी लगता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और ये जो बढ़ा हुआ प्रोडक्शन है उसमें से 70% आएगा रिन्यूएबल से।
अभी अपना इलेक्ट्रिसिटी बनता है मेनली ऑन कोल और ऑयल के इस्तेमाल से भी अपना इलेक्ट्रिसिटी बनता है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड एज पर हिम 70% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन वुड बी फ्रॉम रिन्यूएबल्स। रिन्यूएबल्स मतलब सोलार हो, विंड हो या हाइड्रोजन के इस्तेमाल से इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। तो ये 70% इलेक्ट्रिसिटी जो रिन्यूएबल्स के थ्रू आएगा, उसके वजह से दोस्तों अपना जो फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर जो डिपेंडेंस है ऑयल के ऊपर, वो सब्सटेंशियली आगे के 10 साल में कम होगा। ऑयल का जो रेट है वो डॉलर के रेट के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, उसके वजह से अपने इकोनॉमी पे प्रेशर आता है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वो प्रेशर अपने कंट्री पे नहीं रहने वाला है, क्योंकि 70% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, 70% ऑफ द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वुड बी रिन्यूएबल्स, वुड बी बेस्ड ऑन सोलर। सोलर में पॉसिबल है क्या? एज पर देसाई साहब इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वेयर 70% ऑफ आवर एरिया जो है उसमें 24/7 महीने के 30 दिन और साल के 12 महीने मतलब साल भर सनलाइट, अच्छा सनलाइट रहता है, जिसके वजह से हम लोग सोलार एनर्जी, सोलार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो सोलार इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग में अपने कंट्री को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दैट वुड बी पॉसिबल। और दूसरा चीज़ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में भी बहुत सा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नया नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो हाइड्रोजन के इस्तेमाल से भी देयर वुड बी अ जनरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी। तो दोस्तों अपना डिपेंडेंसी जो है ऑयल के ऊपर अगर बाकी कंट्रीज़ के ऊपर का कम हो गया, दैट मीन्स अपना जो एक्सपोर्ट के थ्रू जो डॉलर्स आएंगे वो इंडिया में ही रहेंगे। दैट वुड फर्दर बूस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री एज फार एज द फॉरेन रिजर्व्स आर कंसर्न। और एक चीज़ दोस्तों उन्होंने बोली कि क्रेडिट टू जीडीपी, मतलब जो अपना टोटल जीडीपी है वो जीडीपी में से कितना परसेंटेज बैंक लोन हो या और कोई लोन हो उसके थ्रू आता है। तो इंडिया का जो अभी जो परसेंटेज है क्रेडिट टू जीडीपी, दैट इज़ ओनली 57%। ये ओनली वर्ड उन्होंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि चाइना का जो परसेंटेज है वो 225% है जीडीपी का। दैट मीन्स अगर जीडीपी 100 है तो 225 का लोन चाइना के बुक्स में है, और यही परसेंटेज 200% यूएस में है। तो एज कम्पेयर टू दैट इंडिया का एज ऑफ नाउ देर इज़ वेरी निग्लिजिबल परसेंटेज, 57% है। गोइंग फॉरवर्ड आगे के 10 साल में दोस्तों ये परसेंटेज फ्रॉम 57% 100% तक जाने के चांसेस है। और ये जब ये 100% होगा, अगर क्रेडिट टू जीडीपी का परसेंटेज बढ़ा तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प टू बूस्ट द ओवरऑल जीडीपी। अगर ये समझो डबल होता है तो जीडीपी भी डबल होने के चांसेस आगे के 10-15 साल में है। ये दोस्तों क्रेडिट टू जीडीपी परसेंटेज क्यों बढ़ने वाला और कैसे बढ़ने वाला है? हमने स्टार्टिंग में आधार कार्ड की बात की थी, तो वो आधार को बेस बना के दोस्तों अभी इंडिया के पास डिजी लॉकर भी है, अपना खुद का यूपीआई सिस्टम है, अपना भारत पे बिल सिस्टम है, अपना जीएसटी भी है। तो दोस्तों पहले क्या होता था या अभी तक क्या हो रहा है, अगर किसी को लोन चाहिए तो उसको बैंक के पास कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता है। दैट मीन्स बैंक को कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है और वो सिक्योरिटी के हिसाब से ही उसको लोन मिलता है। अभी चीज़ दोस्तों ऐसी है कि सिक्योरिटी इज़ लिमिटेड। समझो मुझे कुछ बैंक के पास देना है तो वो जो चीज़ है वो मेरे पास लिमिटेड है, उसके वजह से अभी तक जो मुझे लोन मिलता था वो भी लिमिटेड था। लेकिन दोस्तों गोइंग फॉरवर्ड बैंक्स आर गोइंग टू सी द कैश फ्लो। फ्यूचर में आपको कितना पैसा मिलने वाला है, फ्यूचर में आपका कितना मुनाफा होने वाला है और फ्यूचर में आपका सिचुएशन क्या होने वाला है, आपका रीपेमेंट कैपेसिटी कितना है, उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। दैट मीन्स मॉर्गेज का कंसेप्ट पीछे रहेगा और कैश फ्लो का कंसेप्ट आएगा। और बैंक्स ये चेक कैसे करेंगे दोस्तों? अभी जो हमने आधार की बात की, डिजी लॉकर की बात की, यूपीआई की बात की, भारत पे की बात की, जीएसटी की बात की, उसके ऊपर और एक सिस्टम अभी आएगा। दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड ओकन। ओकन का मतलब है ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क। वो नेटवर्क से, वो सिस्टम से दोस्तों क्या होगा, कोई भी जब भी बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि मेरा 1 लाख रुपए का इनकम है, तो बैंक उसका पैन नंबर सिस्टम में डाल के चेक करेगी कि ये जो आदमी बोल रहा है सही में उसका इनकम 1 लाख है, उसके ऊपर वो इनकम टैक्स भर रहा है या उसका इनकम कम है। तो वो देख के बैंक को तुरंत मालूम पड़ेगा कि ये आदमी का रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है। वैसे ही दोस्तों अगर कोई कंपनी जाएगा या कोई ट्रेडर या कोई बिजनेसमैन जाएगा तो उसका जीएसटी नंबर डाल के
बैंक्स वुड बी एबल टू चेक कि ये कितना जीएसटी भरता है, उसका कितना सेल्स है, इसका कितना प्रॉफिट है, कितने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है, वो उनको एक क्लिक पे मिलेंगे। एंड दैट वुड बी टू अ लार्जर एक्सटेंट जेन्युइन डेटा। उसमें डेटा फोर्जरी होने का चांसेस कम है। तो बैंक के पास देयर वुड बी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टू लेंड मोर एंड मोर, एंड दैट ऑल्सो विथ प्रॉपर सेफ्टी। तो उसके वजह से दोस्तों क्रेडिट टू जीडीपी का जो परसेंटेज है वो बढ़ने वाला है। एंड नाउ दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देसाई साहब ने इंटरव्यू में बोली, वो है कंजम्पशन पैटर्न। कंजम्पशन पैटर्न इज़ डायरेक्टली लिंक विथ इनकम पैटर्न। अभी दोस्तों जो अपना इनकम पैटर्न का जो अपना स्टेटस है वो एक ट्रायंगल के जैसा है। ये ट्रायंगल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। ट्रायंगल में बेस है और ऊपर पॉइंट है। तो जो रिच लोग हैं, दोज आर सैचुरेटेड एट द टॉप। टॉप में जगह कितनी है? टॉप में जगह कम है, यहाँ पे जगह एकदम छोटी सी है। तो जो रिच पीपल है वो अपने कंट्री में एज ऑफ नाउ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एज ऑफ नाउ दे आर वेरी लिमिटेड। एज पर वन सर्वे डन बाय मॉर्गन स्टैनले, $35,000 दैट मीन्स क्लोज टू 28 lakhs कमाने वाले 50 लाख घर इंडिया में एज ऑफ नाउ है। मतलब 50 लाख फैमिलीज ऐसे हैं कि जिनका इनकम, सालाना इनकम 28 लाख रुपए के आसपास है। नाउ एज पर मिस्टर देसाई, ये जो ट्रायंगल है ये उल्टा होने वाला है। दैट मीन्स पुअर पीपल आर गोइंग टू रिमेन ओनली दिस मच। ट्रायंगल मतलब ऐसा होने वाला है। तो ये जो नीचे का जो पॉइंट है उसमें गरीब लोग जो है वो बहुत कम रहने वाले हैं। पहले जो इतने थे वो अभी इतने ही रहने वाले हैं। एंड हायर इनकम पीपल आर गोइंग टू सिट एट द टॉप एट अ मच लार्जर नंबर। उनके हिसाब से दोस्तों ये जो 50 लाख घर है, $35,000 या 28 लाख रुपया कमाने वाले, वो आगे के 10 साल में बढ़ के 2.5 करोड़ होने के चांसेस है। तो उनका ये मानना है कि एज ऑफ नाउ जो ट्रायंगल के नीचे वाले जो लोग हैं वो जैसे ही ऊपर जाएंगे उनका स्पेंडिंग भी बढ़ेगा, उनका ट्रैवल बढ़ेगा, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, घर को पेंट करवाएंगे, व्हीकल्स खरीदेंगे। उसके वजह से दोस्तों कंजम्पशन बुक होगा। तो जिनका प्रायोरिटी पहले खाली रोटी कपड़ा और मकान था, दे वुड स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टुवर्ड्स ऑल दिस थिंग्स। तो उसके वजह से दोस्तों कंजम्पशन ड्रास्टिकली गोइंग फॉरवर्ड बढ़ने वाला है। और ये कंजम्पशन बढ़ने से देयर वुड बी अ स्ट्रॉन्ग एंड सब्सटेंशियल बूम इन कैपेक्स एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। और जैसे हमने शुरू में बोला, जैसे ही कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा, कैपेक्स बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो नेचुरली कैपेसिटीज़ बढ़ेंगी, कैपेसिटीज़ बढ़ेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में जो पैसा है वो ज़्यादा आने लगेगा। और जैसा ही पैसा ज़्यादा आने लगेगा वैसे उनका कंजम्पशन बढ़ेगा। तो दिस चेन वुड कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स। तो एज़ पर देसाई साहब जो सेक्टर्स है आगे के 10 साल में जिसको वॉच करना चाहिए अगर शेयर मार्केट से पैसा कमाना है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिनेंशियल सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर और ऑल्सो आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर अभी डाउन है बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशंस इन यूएस में रिसेशन आ सकता है, ऐसी फियर है। तो उसके वजह से अभी आईटी सेक्टर थोड़ा डाउन है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आईटी सेक्टर भी अच्छा करेगा एज़ पर मॉर्गन स्टैनले। तो एज़ पर देम इंडिया का जो अभी इक्विटी मार्केट है, जो मार्केट कैप है दैट इज़ क्लोज टू $3.5 ट्रिलियन, वो बढ़ के दोस्तों आगे के 10 साल में $10 ट्रिलियन होने वाला है। मतलब मार्केट कितना सब्सटेंशियल बढ़ेगा, ऑलमोस्ट 3 times मार्केट बढ़ने वाला है। पूरे विश्व भर में इंडिया का नॉट ओनली इक्विटी मार्केट बट मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन ऑल्सो is going to be the best performing market, best performing country in entire world. In fact, US और चाइना के बाद India would be at the third number as far as equity market is concerned and also manufacturing and consumption is concerned. लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट हमेशा ऐसे नहीं चलेगा। ये चीज़ मैं भी बोलता हूँ जो देसाई साहब बोलते हैं, शेयर मार्केट गोज़ लाइक दिस। अल्टरनेट करंट का जो ग्राफ होता है शेयर मार्केट वैसे काम करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, लेकिन जो पहले ऊपर का लेवल था उसको भी क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आएगा, फिर ये जो लेवल था उसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे होते होते जाएगा। सो इन बिटवीन देयर वुड बी पेन्स, इन बिटवीन देयर वुड बी हार्ड टाइम्स फॉर द इन्वेस्टर। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड संजय इज़ वेरी क्लियर। महाभारत का जो संजय है वो क्लियरली देख रहा है कि इंडिया इज़ हैविंग अ ब्राइट स्पॉट, इंडिया इज़ इन अ ब्राइट स्पॉट। और आगे के 10 साल 15 साल इंडिया के लिए
और इक्विटी मार्केट के लिए भी अच्छे रहने वाले हैं। रिस्क है क्या? कुछ रिस्क है। 2014 का जो अभी इलेक्शन है वो रिस्क है। गवर्नमेंट कौन सा भी आने दो, लेकिन मॉर्गन स्टैनले के हिसाब से मेजॉरिटी गवर्नमेंट आना चाहिए, क्योंकि अगर मेजॉरिटी गवर्नमेंट रहेगा तो ज़्यादा फोकस इकोनॉमी के ऊपर होता है दैन द माइनॉरिटी गवर्नमेंट। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ भी एक रिस्क है। रशिया यूक्रेन वॉर और कितना लंबा खींचता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चाइना और यूएस का जो क्रेडिट टू जीडीपी का जो रेशो है सब्सटेंशियली हाई, अगर वो कंट्रीज़ में रिसेशन आता है तो उनका जो फिनेंशियल सेक्टर है, उनका जो बैंकिंग सेक्टर है, उसमें थोड़ा तकलीफ़ आ सकता है। अगर वहाँ पे तकलीफ़ आया तो नेचुरली पूरे वर्ल्ड को थोड़ा तकलीफ़ होगा वहाँ पे भुगतना हमको पड़ेगा। तो ये 2-3 रिस्क है जो इंडिया को आगे बढ़ने से थोड़ा सा रोक सकते हैं। और ये इंटरव्यू में दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी एंड में, कैमरा जूम करके रिधम देसाई साहब का कफलिंग दिखाया। दैट शोज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ अ मैन, दैट शोज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ अ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया ऑन इंडिया। उनका जो कफलिंग था वो तिरंगे के कलर में था। दैट मीन्स मॉर्गन स्टैनले हैज़ इंडियनाइज देमसेल्फ पूरी तरीके से। और अगर मॉर्गन स्टैनले का दोस्तों कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो बाकी के जो एफ है, बाकी के जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इंडिया में बढ़ने वाला है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी दोस्तों कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। संजय तो हम बन गए, लेकिन कंक्लूजन में संजय क्या कहने वाला है वो अभी हम लोग देखते हैं। और ये कंक्लूजन्स जो है इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है। अभी तक जो मैंने बात की डिस्क्लेमर, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था। जो इंटरव्यू में बातें हुई उसका ही मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिस्टिंग निकाल के अभी तक जो बात की 30 मिनट के लिए, उसमें का हर एक पॉइंट वॉज फ्रॉम इंटरव्यू। लेकिन ये जो कंक्लूजन है दैट इज़ बेस्ड ऑन माई एनालिसिस ऑफ द इंटरव्यू। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है 10 साल 15 साल के लिए, तो उसको मल्टीफोल्ड एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सेक्टर्स टू वॉच, इंडस्ट्री, फिनेंशियल, कंजम्पशन, आईटी। और इसमें दोस्तों जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात की, 70% ऑफ द एनर्जी इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम रिन्यूएबल सेक्टर। तो इसमें सोलर और हाइड्रोजन। तो अभी जो अपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है या अभी जो अपने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ है, मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन ये जो कंपनीज़ है, दिस कंपनीज़ हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर उनका संशोधन चालू है, R&D चालू है कि हाउ हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ फ्यूल ऑन अ लार्ज स्केल बेसिस। तो ऐसे जो कंपनीज़ है, जिसमें गवर्नमेंट के कंपनीज़ भी हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ भी हो सकते हैं, कि जिनका फोकस ज़्यादा रिन्यूएबल्स पे है, पर्टिकुलरली सोलर और हाइड्रोजन, ऐसे कंपनीज़ जब भी मार्केट नीचे आएगा, डिप्स तो आएंगे मार्केट में, ऊपर नीचे होगा ही। अभी कोई शेयर समझो 100 रुपये पे है, 2 साल बाद हो सकता है कि वो 60-70 रुपये पे भी जा सकता है। हर एक डिप में दोस्तों ऐसे शेयर बाय करने हैं। ये सेक्टर्स छोड़ के दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है, जिनका कैश फ्लो अच्छा है, जिनका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, जिनका डिविडेंड पे आउट अच्छा है, जिनका बैलेंस शीट अच्छा है, जिनका डेट कम है, ऐसे शेयर दोस्तों चुनना चाहिए। क्योंकि जब भी बैड टाइम्स आएगा, क्योंकि अगर बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ 2014 इलेक्शन, बैड टाइम समझो आया भी, तो दोस्तों बैड टाइम्स में अगर कोई स्ट्रॉन्ग आता है तो उसमें जो स्ट्रॉन्ग पेड़ है, जिनकी जड़ें मजबूत है, जिनके रूट्स एकदम स्ट्रॉन्ग है, डीप रूटेड इनटू द अर्थ, ऐसे जो पेड़ है वो पेड़ गिरते नहीं है। वैसे ही दोस्तों जब भी शेयर मार्केट में बैड टाइम्स आएगा, अच्छे कंपनीज़ में अपना नुकसान कम होगा। नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन नुकसान उसमें कम होगा। एंड देन वी अगेन हैव टू यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी टू accumulate for next 3 to 4 to 5 years. And last but not the least दोस्तों, gaining the knowledge of share market, gaining the knowledge of economic situation, ग्लोबल में क्या हो रहा है, अपने डोमेस्टिक मार्केट में क्या हो रहा है, इसका नॉलेज हमको अप टू डेट होना ही चाहिए। अगर ये नॉलेज अप टू डेट रहेगा एंड इफ़ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ ओनली ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, उसका सब्सटेंशियल बेनिफिट आगे जाके, सब्सटेंशियल फ़ायदा आगे जाके हर एक इन्वेस्टर को होगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर कोई अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है एंड पर्टिकुलरली जो यंग है 25 to 35, वो अगर अभी से SIP की तरह अगर कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है दोस्तों, उनको सब्सटेंशियल बेनिफिट, सब्सटेंशियल फ़ायदा, अगर ये रिपोर्ट ऐसे के ऐसे आगे के 10 साल में भी एग्जिस्टेंस में आया जो उन्होंने रिपोर्ट में बात की है, उनको सब्सटेंशियल फ़ायदा आगे के 10 साल 15 साल में होगा।
अगर दोस्तों शेयर मार्केट का नॉलेज थोड़ा कम है या समझो हमको टाइम कम मिल रहा है टू ट्रैक आवर इन्वेस्टमेंट, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक म्यूचुअल फंड का ऐड आता है, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, लेकिन दोस्तों मैं उसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ समझ कर सोच कर इन्वेस्ट कर। समझ कर मतलब पहले संजय बनो महाभारत के, समझो फिर सोचो और फिर इन्वेस्ट करो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे करना चाहिए आगे के 3 to 4 to 5 ईयर्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों करनी है, हमको ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं रहना है और एकदम नीचे के लेवल पे भी नहीं रहना है, हमको मिडिल पाथ चुनना है। दोस्तों जब ये गौतम बुद्ध अपना राजपाट सब छोड़ के जंगल में चले गए तपश्चर्या करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, तभी स्टार्टिंग में उन्होंने एकदम एक्सट्रीम मेथड अपनाया था। कुछ खाते नहीं थे, एक पत्ता खाते थे दिन का। उसके वजह से दोस्तों उनका तबीयत था वो पूरा बिगड़ गया, एकदम वो दुबले पतले हो गए। तभी दोस्तों एक टाइम क्या हुआ कि एक लेडी उनके पास गई, कुछ राइस का डिश बना के उनके पास गई। तभी उनको एक साक्षात्कार हुआ कि अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है, अच्छी तरीके से करनी है, तो ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं करना है और कुछ भी नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है, मिडल पाथ लेना है। अगर मिडल पाथ लेंगे तो कंसिस्टेंटली आपको उसका फ़ायदा होगा। तो इन्वेस्टमेंट में भी दोस्तों मिडल पाथ चुनना है। तो ये दोस्तों मिडल पाथ पकड़ के हमको चलना है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना है और अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। टिप्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, धृतराष्ट्र बन के काम नहीं करना है, संजय बन के नॉलेजेबल होके नॉलेज लेके समझ के सोच के फिर इन्वेस्ट करना है। अगर किसी को शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना है, म्यूचुअल फंड में भी कर सकता है, लेकिन इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है एट अ अर्ली एज। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ऑन मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट 2014 ऑन इंडिया। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन मैं खुश हूँ कि ये वीडियो आपने पूरा देखा। तो अगर वीडियो पसंद आया रहेगा, नीडलेस टू मेंशन, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके कोई दोस्त लोग हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में या जिनको ये इंटरव्यू देखने का टाइम नहीं मिला, कभी कभी ऐसा भी होता है, इंटरव्यू देखते हैं लेकिन थोड़ा समझ में नहीं आता है। मैंने भी ये इंटरव्यू 2-3 बार देखा, फिर उसमें से पॉइंट निकाले, और ये पॉइंट निकालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी संजय बन रहा हूँ। तो मैं अगर संजय बन रहा हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूअर्स को भी संजय बनाना मेरा काम है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।